लोकुश यादव आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था विभव और विभवांतर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम का नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक AB क्या है हमारा, एक चालक तार है। ठीक है, इस चालक तार में हम लोगों ने एक बैटरी लगा रखी है और एक कुंजी लगी हुई है। कुंजी को जब हम ऑन ऑफ करेंगे तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी और जो इसमें प्रवाहित धारा है वह I है तथा दोनों सिरों के बीच का विभवांतर जो है वो V है। ठीक है, तो इस सर्किट से हम लोग समझते हैं कि ओम महोदय ने क्या बताया। तो ओम महोदय ने बताया कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, क्या बताया कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या बताया कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो रहा हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ओम का नियम लिख लेंगे। ठीक है, कि ओम सर ने क्या बताया, तो लिख लेंगे यदि यदि किसी चालक तार यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या बताया कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड आया है आपका भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था का मतलब ये हुआ कि जो हमारा तार है उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ना तो हम लंबाई बढ़ाएं, ना तो उसका ताप बढ़ाएं, ना आयतन, ना क्षेत्रफल, कुछ भी उसमें कोई भी परिवर्तन ना करें। यदि हम उसको ठंडा या गर्म करेंगे तो उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, तो उसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर बताया गया है कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये ओम महोदय ने बताया। तो हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ठीक है, क्या लिखेंगे, V समानुपाती I। अगर हम यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ठीक है, तो जो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां पर हमें एक कांस्टेंट का गुणा करना होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो V इज इक्वल टू, यहां पे एक कांस्टेंट R आ जाएगा। R क्या है, R यहां पर प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध है। लिख लेंगे यहां पे R क्या है, R प्रतिरोध है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस।
क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का एक्चुअल मीनिंग यह होता है कि जो हमारा परिपथ है उसमें बाधा उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा V इक्वल टू आर आई। ठीक है, तो यहां से हम R इक्वल टू लिख लेंगे V अपॉन आई। ठीक है, क्या निकल के आएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई। अगर हम यहां से प्रतिरोध की परिभाषा देना चाहें तो क्या देंगे कि जो हमारा चालक तार होता है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा जो धारा का अनुपात होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे चालक तार यहां पे लिख लेंगे प्रतिरोध की परिभाषा, प्रतिरोध। ठीक है, हम लोग यहां से प्रतिरोध की परिभाषा देंगे। क्या होता है, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा धारा का अनुपात क्या होता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध, धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। क्या होता है, ये हो गई प्रतिरोध की परिभाषा। क्या होती है प्रतिरोध की परिभाषा, कि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा धारा का जो अनुपात होता है प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, देखिए अगर हम इसी परिभाषा को दूसरी तरह से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको देखिए ध्यान से यहां पे देखेंगे। यदि हम क्या करें, यदि धारा को इकाई ले लें, क्या करें, धारा को इकाई ले लें, तो यहां से परिभाषा इस प्रकार क्या निकलेगी, इस प्रकार क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध होगा हमारा वो विभवांतर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध होगा हमारा वो विभवांतर के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां से डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि यदि किसी चालक तार में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों का विभवांतर प्रतिरोध के बराबर होता है। यह प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध के बराबर होता है, बराबर होगा। क्या होगा कि यदि हम धारा को इकाई ले लें तो इस प्रकार जो हमारा प्रतिरोध होगा वो विभवांतर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से डिफिनेशन लिखेंगे कि यदि किसी चालक तार में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर विभवांतर प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, डिफिनेशन हो गई प्रतिरोध की। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा प्रतिरोध का, मात्रक प्रतिरोध का हमारा ओम होता है, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ओमेगा होता है ये हमारा ग्रीक भाषा का ओमेगा है। कौन सी भाषा का ओमेगा है, ग्रीक भाषा का ओमेगा है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ओम का नियम पढ़ा कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो हम लोग लिखेंगे
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो V इक्वल टू आर आई हो जाएगा। और R क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से R इक्वल टू V अपॉन I निकल आएगा। तो प्रतिरोध की परिभाषा हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा धारा का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरह से देखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर विभवांतर प्रतिरोध के बराबर होगा। सिरों का विभवांतर प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इसके मात्रक की बात की। तो मात्रक इसका ओम होता है जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ओमेगा ग्रीक भाषा का ओमेगा है। ये कैसा है, ये हमारा ग्रीक भाषा का ओमेगा है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे जो हमारा ओम होता है, एक ओम की डिफिनेशन की बात करेंगे। तो एक ओम की हम लोग परिभाषा कैसे देंगे, चलिए जानते हैं, जो कि आपसे बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। देखिए, अगर हमें एक ओम की परिभाषा देनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फार्मूला दिया गया है इसी से हम लोग एक ओम की परिभाषा निकालेंगे। चलिए देखिए, हम लोग एक ओम की परिभाषा देते हैं। एक ओम की परिभाषा, देखिए, एक ओम की परिभाषा के लिए क्या करेंगे हम लोग, V इक्वल टू, यदि यहां से देखिए V इक्वल टू 1 वोल्ट ले लें तथा धारा बराबर कितना ले लें, 1 एम्पियर, ठीक है। यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट ले लें तथा I इक्वल टू 1 एम्पियर ले लें, तो यहां से हमारी एक ओम की डिफिनेशन क्या बनेगी, यदि किसी चालक तार में इकाई धारा प्रवाहित की जाए तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसके प्रतिरोध 1 ओम होगा। क्या होगा, 1 ओम होगा। तो यहां से हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि यदि किसी चालक तार में इकाई धारा प्रवाहित की जाए तथा उसके सिरों का विभवांतर सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम होगा। क्या परिभाषा हमारी निकल के आई कि यदि किसी चालक तार में इकाई धारा प्रवाहित की जाए तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। यह हो गई हमारी 1 ओम की परिभाषा, ठीक है। तो हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा, फिर उसके मात्रक की बात की, उसके मात्रक के बाद हम लोगों ने 1 ओम की परिभाषा की बात की। देखिए, यहां पर परिभाषा जो होती है, किसी भी साइंटिस्ट की जो नियम है या परिभाषा है उसको हमको शब्दशः लिखना होता है, उसकी कोई व्याख्या नहीं करनी होती है। उसको हमको केवल उसी के जो कथन बताए गए हैं उसी तरह से लिखने हैं, ठीक है। उसमें कुछ अपनी तरफ से हेर फेर नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे ओम का नियम लिखा है कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के
समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से 1 ओम की परिभाषा क्या निकली हमारी कि यदि किसी चालक तार में इकाई धारा प्रवाहित की जाए तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगर हम पहली नंबर पे बात करें तो कौन सा कारक है कि यदि प्रतिरोध क्या है वो लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या है, बढ़ जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे गांव में दूर कहीं पर फंक्शन हो रहा है, हमको दूर से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ले जानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा लंबा वायर यूज करते हैं तो क्या होता है कि वहां पर जब लास्ट में जो होता है बल्ब जल रहा होता है वो बहुत धीमा धीमा जल रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम उसकी लंबाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध कम ज्यादा क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो जब प्रतिरोध बढ़ जाता है तो वहां पर क्या है, धारा का मान कम हो जाता है, वहां पे हमें कम करंट मिलता है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा क्या है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। ए क्या है यहाँ पे, ये एरिया है, ए फॉर एरिया, एल फॉर लेंथ। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, जो हमारा चालक तार होता है उसके अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे या कह सकते हैं हम मोटाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा। यहां पर सेम उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां पर सेम उल्टा हो रहा है। कहने का मतलब ये जो हमारा मान लीजिए ये हमारा चालक तार है, तो इसके इस वाले एरिया को अगर हम बढ़ाएंगे या इसकी मोटाई को जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा और हमें धारा क्या है, ज्यादा मिलेगी, करंट वहां पर ज्यादा मिलेगा। तो आप देखते होंगे कि जब हम भी हमें दूर तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना होता है तो हम लोग मोटे वायर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। T फॉर टेम्परेचर, यहाँ पे ताप वाला है। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारा ताप बढ़ता है तो क्या है, प्रतिरोध भी बढ़ता है, या कह सकते हैं जब प्रतिरोध ज्यादा होता है तो ताप क्या होता है वहां पर ज्यादा होगा। इस प्रोपोर्शनल साइन का मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि क्या है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस देखिए क्या होगा कि अगर यहां पर हम ताप को बढ़ाएंगे तो यहां पर हमारा प्रतिरोध का मान भी ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि जब भी हमारे गर्मी के दिनों में क्या होता है कि वोल्टेज की हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्यों, क्योंकि जब हमारा वातावरण गर्म होता है तो क्या होता है, जो वायर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। जो वायर गर्म होते हैं तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही, हमारे करंट क्या है, कम मिलता है। ठीक है, अगर इसको सेम दूसरी तरह से देखें तो जैसे हमारे घरों में जो वाटर हीटर होते हैं या आप कह सकते हैं रूम हीटर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हाई रेजिस्टेंस वायर होते हैं। उसमें जो वायर यूज किया जाता है वो हाई रेजिस्टेंस वायर होता है। ठीक है, अगर आप देखें कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसमें हम लोग पतले वायर यूज करते हैं। ठीक है, अगर दूसरी तरफ बात करें तो जब हमारे वाटर हीटर होते हैं वही करंट उसमें भी फ्लो होता है और वही करंट जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसमें भी फ्लो करता है। ठीक है,
बट लेकिन वो गर्म नहीं होता है, लेकिन जो वाटर हीटर होता है या जो हीटर होता है उसका वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वायर होते हैं वो हमारे हाई रेजिस्टेंस वायर होते हैं, उच्च प्रतिरोध वाले वायर होते हैं, जिसके कारण क्या है, वो गर्म हो जाते हैं। अगर ऐसा हो तो जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, इससे हमारे जो कॉपर के तार यूज किए जाते हैं वो क्या है, गर्म होकर पिघल जाएं। ठीक है, तो इसका सीधा संबंध इससे है कि अगर हमारा प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ताप भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हीटर वाले कॉन्सेप्ट में हमारा यही है कि उसमें क्या होता है, वो जो हमारे वायर यूज किए जाते हैं, नाइक्रोम होता है एक हमारा, और टंगस्टन वायर जो यूज किए जाते हैं वो हाई रेजिस्टेंस वायर होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने तीनों, ये आपके तीन फैक्टर बताए गए हैं जो प्रतिरोध को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कि पहला क्या है, यदि हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है कि यदि हम किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां पर प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा और धारा हमें ज्यादा मिलेगी, या करंट क्या है, हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। तीसरा क्या है कि यदि हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा उसका भी मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। या आप कह सकते हैं यदि हम हाई रेजिस्टेंस वायर यूज करेंगे तो उसका ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए जो हमारे हीटर वगैरह होते हैं उनमें हम हाई रेजिस्टेंस वायर का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहीं से देखें तो अगर हम इन फर्स्ट और सेकंड को मिला दें तो यहां से हमको एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है। वो क्या होता है, वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको हम लिखते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इसको इंग्लिश में लिखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए, चलिए समीकरण एक व दो से, इसको समीकरण एक बना लीजिए, इसको समीकरण दो बना लीजिए और इसको समीकरण तीन बना लीजिए। समीकरण एक व दो से क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब हम इस समानुपाती नियतांक को चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट का गुणा करना होता है। तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट का गुणा करते हैं जो हमारा रो है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और ये हो जाएगा एल अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इस ए को इधर ट्रांसफर करते हैं और एल को भी इधर ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा यहां से रो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, अब हमें यहां से विशिष्ट प्रतिरोध की यदि परिभाषा देनी हो तो क्या निकलेगी हमारी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। देखिए, यदि हम लंबाई को इकाई ले लें, या L इक्वल टू 1 ले लें और A इक्वल टू 1 ले लें, तो यहां से हमारी परिभाषा क्या निकलेगी। देखिए, यदि हम क्या करेंगे, L इक्वल टू 1 ले लेंगे और A इक्वल टू 1 ले लेंगे तो यहां से निकल के आएगा रो इक्वल टू R। ठीक है, तो अब हम यहां से विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या निकलेगी कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहां पे लिख लेंगे डिफिनेशन कि इकाई लंबाई, इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल, इकाई अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध होता है।
विशिष्ट प्रतिरोध होता है या कहलाता है? कहलाता है। क्या डिफिनेशन निकलेगी? इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अगर हम यहां से विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो देखेंगे क्या निकलेगा? मात्रक तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मात्रक हमारा मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यहां से निकल के आएगा ओम मीटर। तो यहां से हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ओम का नियम पढ़ा। ओम के नियम में हम लोगों ने प्रतिरोध पढ़ा और प्रतिरोध में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। फिर हम लोगों ने 1 एम्पियर 1 ओम की परिभाषा सीखी। उसके बाद हम लोगों ने यहां से इन दोनों कारकों को जब मिलाया, प्रतिरोध को जो प्रभावित करने वाले फर्स्ट और सेकंड कारक हैं, जब उनको मिलाया तो हम लोगों को एक न्यू कॉन्सेप्ट मिला जो कि होता है विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता जिसको कहते हैं। ठीक है, ये कैसे निकला? समीकरण 1 व 2 को हम जब मिला देते हैं तो यहां से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A हो जाता है और इस साइन को हटाएंगे जब तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि रो होता है। रो क्या है? यहाँ पे एक विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, यदि L इक्वल टू 1 ले लें, A इक्वल टू 1 ले लें तो यहां से रो इक्वल टू R हो जाएगा। तो यहां से हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देंगे कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। उसके बाद अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक हमारा ओम मीटर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।